गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई, जहाँ पे दो मेथड देखे थे हमने, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा फैमिली बजट मेथड, और दो क्वेश्चंस किए थे हमने इनकी। ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन में दो दो रिक्वायरमेंट थी दोनों ही मेथड की। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड किसके जैसा होता है? लेस्पियर के जैसा होता है। जबकि फैमिली बजट मेथड किसके जैसा होता है बच्चों? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के जैसा होता है। बाकी दोनों में कोई भी चेंज नहीं होता। उसका मीनिंग क्या था वो मैं आपको बता चुका था। आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। काम का टॉपिक ये है, यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसका यूसेज कहाँ पे है, इसकी एप्लीकेशन किन किन एरियाज में किन किन फील्ड में हो सकती है, तो ये टॉपिक है। बाकी वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है ना। इसकी जनरल यूसेज तो हमें पता ही है कि हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं चेंज का। चेंज किसी भी फैक्टर में हो सकता है। जैसे प्राइस की बात करते हैं हम, एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, है ना, डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है ना, तो उनमें कितना इंक्रीज हुआ है वगैरह वगैरह। बाकी जो स्पेसिफिक यूज है वो इस टॉपिक से देखेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से समझना। और यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज ऐसी सीखने मिलेगी जो आपके लाइफ लॉन्ग काम में आएगी। ठीक है ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, उनको हम इन पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स हेल्प इन वेज नेगोशिएशंस। और जैसे ही पहले वर्ड आता है वेज नेगोशिएशन, तो इसका अपने पास एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 13 हम आगे करेंगे। नमन भैया चलो क्वेश्चन तो है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम समझाने के लिए बस यही बोल दोगे कि इसका एक आगे क्वेश्चन भी है। ये तो बताओ वेज नेगोशिएशन क्या होता है। आप बता सकते हो वेज नेगोशिएशन क्या रहेगा? वेरी गुड। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और हमारे को सैलरी की फॉर्म में मिलती है, या अगर हम डेली वर्कर्स है, मतलब हम तो नहीं है डेली वर्कर्स, लेकिन अगर हम मान लो अगर हम डेली वर्कर्स हो तो हमें वेजेस मिलती होगी। तो अपने एम्प्लॉयर से हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। किसको लेकर के? वेजेस को लेकर के, या अगर हमें सैलरी मिलती है तो सैलरी को लेकर के। आप मुझे बताओ, एम्प्लॉयर आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी देना चाहेगा या कम सैलरी? मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कम से कम देना चाहेगा या कम सैलरी देना चाहेगा। कम सैलरी देना चाहेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा लेना चाहोगे या कम लेना चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा। तो प्राइस इंडेक्स आपको हेल्प करेगी उससे नेगोशिएट करने में। कैसे? लेट सपोज आज आप 10 लाख रुपए के पैकेज पे क्या करते हो, जॉब करते हो। और जो आपकी जो सीपीआई है, या अगर रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर की भी अगर मैं बात करूं, तो वो पहले लेट सपोज 100 थी, और वो अभी कितनी हो गई? वो 140 हो गई। कितनी हो गई? 140 हो गई। इस बात का क्या मीनिंग निकालूं कि जी पहले जो इंडेक्स नंबर था वो 100 था, अभी 140 हो गया। क्या मतलब निकालूं इस बात का कि महंगाई कितने परसेंट से हो गई? 40% से। मेरा एम्प्लॉयर मुझे ये कह रहा है कि तुम्हारी सैलरी में हाइक देंगे हम, और 12 लाख रुपए का पैकेज देंगे तुम्हें। कितना पैकेज देंगे? 12 लाख रुपए का। बताओ, मुझे मान जाना चाहिए या नेगोशिएशन करना चाहिए? मान जाना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए। क्यों, तुम्हें कैसे पता चला नेगोशिएट करना चाहिए? जो प्राइस इंडेक्स नंबर है, तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ कि ना? आ रहा है। चलो, जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 से 140 हो गया। महंगाई कितने से बढ़ी है? 40% से, मेरे लिए। सही है और नो? अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन मेरा जो सैलरी पैकेज है बच्चों, वो भी 40% से क्या करना चाहिए? ग्रो करना चाहिए। 10 लाख का 40% कितना होता है? 4 लाख। और 4 लाख एड ऑन होकर के मेरे को मिलने चाहिए, यानी कि मेरा पैकेज कितना होना चाहिए? 14 लाख। वो कितना ऑफर कर रहा है? तो मैं उससे नेगोशिएट करूंगा कि नहीं करूंगा? साहब देखो इन्फ्लेशन कितनी हो गई, 40%। ये मैं कोई ना कह रहा हूँ, ये सरकार बोल रही है।
ये रहा इंडेक्स नंबर, पहले 100 था, अभी कितना है 140 है। कम से कम ज्यादा नहीं करो उससे, तो कम से कम जितना इन्फ्लेशन बढ़ी है, जितना मार्केट में इन्फ्लेशन हुई है, उतना तो मेरा क्या करो, सैलरी पैकेज करो। से यस और नो? वो भी क्या बोलेगा, बात तो सही है भाई। जब चीजें इसके लिए महंगी हुई है, खाता तो ये भी वही चीजें है जो इकोनॉमी में बढ़ के आई है, मतलब इकोनॉमी में बढ़ के आई है, जिनके प्राइसेस इकोनॉमी में बढ़े हैं। पहले जो चीजें कम में आ रही थी, अब वही चीजें से ज्यादा में खरीदनी होगी, तो मेरे को इसे क्या करना चाहिए, ज्यादा ऑफर करना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर आपको इंडेक्स नंबर के बारे में मालूम नहीं है, आपको इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट मालूम नहीं है क्या चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नेगोशिएट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयर के साथ? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इंडेक्स नंबर देखो कहाँ पे काम में आता है, वेज नेगोशिएशन में काम में आता है। और अगर तुम्हें इंडेक्स नंबर के बारे में मालूम नहीं है, वो कैसे निकालते हैं, मेरे को कौन सी लगेगी, मेरे को रिटेल प्राइस इंडेक्स लगेगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगेगी, है ना। अच्छा, इसमें भी क्या कर सकते हो आप, भाई सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना मकसद साधते हैं, करते कि नहीं करते हैं लोग, इतने तो कम से कम सेल्फिश होते ही है ना। तो तुम वैसा, तुम जब तुम्हें पता होगा तो तुम 3-4 फॉर्मूले से निकालोगे प्राइस इंडेक्स भी, अलग अलग फॉर्मूले से, और जिससे भी सबसे ज्यादा हरी होगी तुम वही तो कोट करोगे, है ना। फिर वो बताएगा कि तुम्हारे लिए तो ये लगेगी नहीं लगेगी, अगर उसको अकल होगी तो वो सही से तुम्हारे लिए कौन सी लगेगी वो लगा के बताएगा, क्योंकि उसे पर्पस पता होना चाहिए। और अगर उसे नहीं पता है, हमारे एम्प्लॉयर को नहीं पता कि भाई इंडेक्स नंबर क्या, तो इन्फ्लेशन कैसे निकलती है क्या, तो फिर उसे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। तो तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो सामने वाले को। हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूँ मैनिपुलेट करने को, लेकिन एटलीस्ट क्या सही है क्या गलत है, या छोड़ो सारी बात छोड़ो, मैनिपुलेट छोड़ो कि तुम मैनिपुलेट करोगे, अपने हक की तो आवाज उठा सकते हो। लेकिन वो कब उठाओगे, जब तुम्हें मालूम होगा, जब तुम्हें नॉलेज होगी, तो वो चीज है। तो इंडेक्स नंबर से आप वेज नेगोशिएशन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारे एक्सप्लॉइट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। लोग तुम्हारा क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, जहां पे तुम्हारे से कम पैसों में ज्यादा काम कराएंगे, ठीक है ना। दूसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ वेज पॉलिसी। अगर तुम एम्प्लॉय नहीं हो, और लेट सपोज तुम गवर्नमेंट में हो, किस में हो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हो, से यस और नो, जहां पे आपको देश के लिए पॉलिसीज बनानी है, तो जब तुम उधर काम कर रहे होंगे तो तुम्हारे को इंडेक्स नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, कि हमारे को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए। मान लिया तुम एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास लोग आते हैं, तुम मिनिस्टर हो, ठीक है ना, और लोग तुम्हारे पास आते हैं ये फरियाद लेकर के कि माई बाप हमारा कुछ तो करो, है ना, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो गई, है ना, और लेकिन हमारे एम्प्लॉयर हमें क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो हमें ज्यादा पैसा नहीं देना चाहते। तो तुम्हें पॉलिसीज बनानी है वेजेस को लेकर के, कि मिनिमम वेजेस इस काम के लिए या अलग अलग टाइप की जॉब के लिए कितनी कितनी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। तो वो तुम कभी फ्रेम कर पाओगे, जब आपको इंडेक्स नंबर की नॉलेज होगी। तो वो बोल रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ वेज पॉलिसी, आप वो पॉलिसीज वगैरह बना पाओगे वेजेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है प्राइस पॉलिसी, किस चीज का प्राइस कितना होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो, तो हम जो प्रोडक्ट बेचते थे वो पहले कितने का आता था, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगती थी, अब इकोनॉमी में महंगाई हो गई, भले ही हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, कम आ रही है, लेकिन जितनी इकोनॉमी में महंगाई हुई है उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट का क्या करना चाहिए, प्राइस सेट करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको प्राइस सेट करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। से यस और नो? दूसरा, अगर तुम लैंडलॉर्ड हो, कौन हो, तो जो रेंट है, रेंट, आप उसे रेंट को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर इंडेक्स नंबर कम हुआ होगा 100 से तो कम कर सकते हो, बढ़ के आया होगा तो आप रेंट बढ़ा सकते हो। अदरवाइज तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे को रेंट कितना बढ़ाना है, समझ में आ रही ना बात। तो रेंट कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेशन, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बना सकती है, टैक्सेशन को लेकर के पॉलिसीज बना सकती है, कि अब चीजें महंगी हो गई, तो जो एक्टिविटीज गवर्नमेंट परफॉर्म करती थी पहले, अब उनके भी क्या बढ़ गए, रेट बढ़ गए, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स बढ़ाना है। लेट सपोज आज के दिन पे गवर्नमेंट कंपनी से 30 to 45% क्या ले रही है, टैक्स ले रही है, से यस और नो। तो उस केस में गवर्नमेंट ये पॉलिसीज बनाएगी कि हमको टैक्स रेट बढ़ाने हैं, और बढ़ाने हैं तो कितना बढ़ाना है टैक्स।
तो उसमें हेल्प करेगा। एंड जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये बाकी कोई भी देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए आपको कोई भी पॉलिसी बनानी हो, जिन पॉलिसीज के ऊपर किसका फर्क पड़ता है, प्राइस चेंज का फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो वो चीजें, जैसे तुम बोलोगे नमन भैया कौन, वैसे तो 12th का पोर्शन है लेकिन हल्का सा बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में जस्ट आज क्या तारीख है बच्चों, 19 तारीख है, और 1 फरवरी में गवर्नमेंट बजट रिलीज करती है। ठीक है ना, 1 फरवरी में हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, बजट रिलीज करती है देश का। खैर इस बार तो पूरे देश, पूरे साल का बजट नहीं आएगा बिकॉज इलेक्शन होने हैं बीच में, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, खैर 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है इंटरिम बजट, तो वो आएगा। अभी तुम जान दो मैंने क्या बोला, तुम्हें समझ में आया तो ठीक है, बस नोट कर लो कि कुछ कुछ तो होता है इंटरिम बजट। ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हो तो बस इतना सुनो कि जब सरकार पूरे साल के लिए बजट नहीं बनाती, कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या बनाती है, बजट बनाती है, तो उसे बोलते हैं इंटरिम बजट। तुम बोलोगे इस बार ऐसा क्यों नहीं बना रही है पूरे साल का, बिकॉज गवर्नमेंट पूरे साल के लिए नहीं है, इलेक्शन होने हैं, तो 2-3 महीने का बजट बनेगा। ठीक है ना, तो जब कोई नई गवर्नमेंट चुन के आएगी तो वो फाइनल बजट बनाएगी फिर। ठीक है ना, भले ही जो करंट में गवर्नमेंट है वही जब अगर मान लिया दोबारा चुन के आती है अगर, ठीक है ना, तो फिर वही क्या बनाएगी, फुल बजट बनाएगी, पूरे साल का फाइनल बजट। ठीक है ना। हाँ, तो जैसे बजट है कि हमारे को बजट, अब बच्चों जो मैं बोलूंगा शायद आपको ये बहुत कम समझ में आएगा जो मैं बोलूंगा, और मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पे लॉट नहीं कर सकता, क्योंकि 12th वाले बच्चे अगर मेरी बात सुनेंगे कि जो मैं बोलने वाला हूँ, उन बच्चों को मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट बजट बनाती है, और बजट सरप्लस बजट हो सकता है और डेफिसिट बजट हो सकता है, इवन बैलेंस बजट भी होता है। सरप्लस बजट के बारे में बस इतना ही बोलता हूं आपको कि सरप्लस का मतलब होता है फायदा, प्रॉफिट, तो ये फायदे वाला बजट होता है। डेफिसिट बजट होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, तो वो घाटे वाला बजट होता है। अब फायदे वाला बजट बनाना है गवर्नमेंट को या घाटे वाला बजट बनाना है, ये किससे पता चलेगा, हाँ, इंडेक्स नंबर से पता चलेगा। ठीक है ना, कि किस हिसाब से मार्केट में इन्फ्लेशन हुई है, हमारे को बजट कौन सा बनाना चाहिए। ठीक है ना, अब इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, वो कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, है ना, वो कहानी अगर आपको समझनी है तो 2 क्लास लगा करके अलग से, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं बाद में बता सकता हूँ आपको कि कैसे कनेक्टेड है ना, बहुत लेंथी प्रोसीजर है, और वो अभी तुम्हारे इसका पार्ट भी नहीं है। ठीक है ना, बस आपको ये पता, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो अभी के टाइम पे मेरे माइंड में आ रहा है। ऐसे कोई भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना सकती है जिन पॉलिसीज के ऊपर फर्क पड़ता है, जो जो पॉलिसी अफेक्ट हो जाती है किस चीज से, प्राइस के चेंज होने से, या केवल प्राइस के चेंज होने के से नहीं, बाकी दूसरी क्वांटिटी चेंज होने से, क्योंकि देश की जीडीपी जो बन के आती है वो प्राइस से भी बन के आती है, क्वांटिटी से भी बन के आती है। बात समझ में आ रही है? तो प्राइस और क्वांटिटी के चेंज होने से बाकी दूसरी पॉलिसीज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो गवर्नमेंट वो पॉलिसीज भी क्या कर सकती है, फ्रेम कर सकती है। वापस से बच्चों एक बार पूरा बुलेट पढ़ो, मैंने एक एक शब्द समझाने की कोशिश की है आपको, एक्सेप्ट लास्ट वाले के बारे में मैंने मोर देन इनफ बोला भी है, लेकिन बहुत अप टू द मार्क नहीं बोला है, बिकॉज अब मैं बोलूं, मुझे समझ में आए तुम्हें समझ में ना आए तो कोई मतलब रह नहीं जाता। एक बार पढ़ो वापस से, कोई डाउट हो तो पूछो। आ रहा है समझ में? आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट यूज क्या है बच्चों, द गवर्नमेंट एंड बिजनेस यूनिट्स यूज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स टू रेगुलेट द डियरनेस अलाउंस। अब वैसे तो ये भी 12th का ही पोर्शन है बहुत डिटेल में, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बारे में तो मैं बोलूंगा यहाँ पे। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, आप बता सकते हो? नहीं, डियरनेस अलाउंस is a type of monetary incentive. Dearness allowance is a type of monetary incentive which is given by the employer to the employee to neutralize the impact of inflation in the economy. मैंने क्या बोला तुम्हें पता नहीं समझा कि नहीं समझा, लेकिन सुनो, मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम एम्प्लॉई हो, ठीक है ना, और तुम मेरे पास आए कि सर अभी हमारी आप सैलरी बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, बिकॉज अभी जमता नहीं है। ठीक है ना, पहले चल जाता था हमारा काम जितनी सैलरी आप देते थे, अभी इकोनॉमी में महंगाई हो चुकी है, तो आप क्या करो, आप हमारे को क्या दो, एक्स्ट्रा सैलरी दो, क्या दो, एक्स्ट्रा सैलरी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे कुछ कंपनीज
कुछ क्या, ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, एक बड़ी खूबसूरत सी एडजस्टमेंट होती है यहाँ पे। एक बात बताओ, आज आप अपनी सैलरी बढ़वाने आए हो, क्यों बढ़वाने आए हो बताओ? बिकॉज मार्केट में क्या हुई है, इन्फ्लेशन हुई है। ठीक है, आज अगर मैं आपकी सैलरी, लेट सपोज आप 10 लाख के पैकेज पे काम कर रहे थे और मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा करके वही कितना कर देता हूँ, जैसे तुमने मेरे को थोड़ी देर पहले कोट किया था कि जी हमारा पैकेज एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 14 लाख होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैंने मान भी ली लेट सपोज तुम्हारी बात, और मैंने ऑफर तो किया था 12 लाख तुम्हारे को, लेकिन फिर बाद में 14, क्योंकि तुमने मेरे को फैक्ट दिखाए, है ना, नंबर्स दिखाए, कैलकुलेशंस दिखाई, तो मैं सेटिस्फाई हो गया आपकी बात से और मैंने आपको 14 लाख का क्या दे दिया, पैकेज दे दिया। ठीक है, 6 महीने बाद हुआ यूं या 1 साल बाद हुआ यूं कि वो महंगाई जो हुई थी वो खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? जो महंगाई हुई थी वो महंगाई क्या हो गई, खत्म हो गई। आज आप कितने पे काम कर रहे थे, 14 लाख पे। कल चल करके जब मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो तुम उस टाइम पे मेरे पास आए थे क्या करने के लिए, सैलरी बढ़वाने के लिए, बिकॉज तुमने रीजन दिया था कि महंगाई बढ़ चुकी है मार्केट में। अब तो महंगाई खत्म हो गई, तो अब आप एक काम करो कि 10 लाख रुपए में वापस से हम आपकी सैलरी कर दे 10 लाख रुपए, और 10 लाख में काम करो आप। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको मंजूर होगा? क्योंकि एक बार अगर आप बढ़ी हुई सैलरी पे क्या कर लोगे, काम कर लोगे, तो उसके बाद सैलरी अगर इंसान की कम होती है, सैलरी अगर क्या होती है, कम होती है, तो उसे बहुत जोर पड़ता है ना, दिल पे पत्थर रख के मेकअप नहीं कर लिया, सैलरी कम हुई, तो ऐसे करेगा नहीं वो कोई भी चाहेगा ही नहीं। से और नो? अच्छा, तो कंपनीज देखो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से खेलती है। कंपनीज क्या करती है बच्चों, ऐसे तो जो सैलरी है ना, अभी तक तो तुम्हें बस ये पता होगा कि सैलरी मिलती है, ठीक है ना, बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट होता है, उसे पेरोल शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोल शीट बोलते हैं या ओवरऑल कॉम्पनसेशन बोलते हैं, कि पेरोल शीट के ऊपर कॉम्पनसेशन लिखा रहता है, और सैलरी तो जस्ट तुमने एक वर्ड सुना, एक टर्म सुनी है। ओवरऑल सैलरी के कई सारा मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सैलरी का ब्रेकअप होता है, ठीक है ना, मतलब कैसे कि अलग अलग चीजों में। अब उसमें मैं बस ज्यादा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बात की बात है, वो +2 के लेवल की बात है फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि मेरे को डीए समझाना है आपको, तो दो चीजें समझाऊंगा मैं आपको। एक होती है बेसिक सैलरी। क्या होती है? बेसिक सैलरी। और दूसरा होता है, एक कंपोनेंट होता है डियरनेस अलाउंस। क्या होता है? डियरनेस अलाउंस एक ऐसी अमाउंट है, एक वो टाइप का अलाउंस है जो हम एज एज एन एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं, ताकि महंगाई के इम्पैक्ट को खत्म किया जा सके। जो महंगाई 40% से बढ़ी है तो कोई बात नहीं, तो चल मेरे से 4 लाख रुपए ले जा 10 लाख के पैकेज पे एक्स्ट्रा। भाई जो चीजें पहले 10 लाख की आ रही थी, अभी वो कितनी की आएगी, 14 लाख की आएगी, तो तू मेरे से 14 लाख ले जा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन तुझे तो पैसा चाहिए ना, तुझे तो क्या चाहिए, पैसा। एम्प्लॉयर किसको बोल रहा है, एम्प्लॉय को। तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तुझे इससे तो मतलब नहीं है कि मैं क्या बोल के दूं, मैं बेसिक सैलरी बोल के दूं या डियरनेस अलाउंस बोल के दूं, तुझे इससे क्या मतलब है? तुझे तो क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसे ही तेरे को चाहिए। एम्प्लॉय भी खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक बात है यार, मुझे तो पैसा चाहिए, चाहे वो बेसिक सैलरी बोल के दे। भाई एक बात बताओ, मान लिया ये लिखा है ऐसे यहाँ पे बेसिक सैलरी, ठीक है, और ये है 10 लाख, और एक मैं ऑर्गेनाइजेशन उसे दे रहा है डीए। डीए बोले तो डियरनेस अलाउंस। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि महंगाई आई है, इस वजह से हम तेरे को क्या दे रहे हैं, डियरनेस अलाउंस। वो 4 लाख का दे रहे हैं। टोटल तुझे कितने मिल रहे हैं, 14 लाख। तेरी जेब में तो ये आ रहे हैं, मैं तेरी सैलरी स्लिप पे ये लिख के दूं, तुझे इससे फर्क पड़ता है? या मैं ये लिख दूं पूरा का पूरा, ये लिख दूं, तुझे इससे फर्क पड़ता है? वो कह रहा है जी मुझे किसी से नहीं फर्क पड़ रहा, अल्टीमेटली मुझे तो ये बताओ दोनों में मिलेंगे तो कितने, 14 लाख, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर को फर्क पड़ता है। एम्प्लॉयर अगर इसे लिखता है तो फर्क पड़ता है, और इसे लिखता है तो दर्द डिस्को होएगा उसे, क्योंकि ऊपर वाले को लिखने में, ऊपर वाली सैलरी स्लिप बनाने में एम्प्लॉयर का फायदा है। बोलो क्यों? बिकॉज डियरनेस अलाउंस दिया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि आज मार्केट में इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है, और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ना हो तो ये जो डियरनेस अलाउंस है, इसकी जो अमाउंट है वो अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करती रहेगी, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, वैसे ही अमाउंट भी फ्लक्चुएट करती रहेगी। अच्छा, जब ये अमाउंट कम ज्यादा होगी तो तुम आओगे वापस से हमारे पास, आप देखो 14 लाख की बात हुई थी और ये तो अमाउंट कम ज्यादा हो रही है,
तो हम उससे सवाल पूछेंगे, अच्छा तू ये बता कि जब तू सैलरी बढ़वाने के लिए आया था तो क्या बोला था तूने कि जी मार्केट में क्या हो रही है, महंगाई हो रही है, तो मेरी सैलरी बढ़ा दो। हाँ, तो जितनी मार्केट में महंगाई हो रही है उसी के हिसाब से उसी के तो इम्पैक्ट को हम खत्म कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो तुम भी सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ यार। अच्छा, इसमें से एक आध बार सिचुएशन ऐसी होगी कि मान लिया महंगाई 50% से बढ़ गई, तो तुम्हारे को 15 लाख मिल के आए होंगे। कितने आए होंगे? तो एम्प्लॉयर बोल रहा है जब तो तूने बोला नहीं, जब तेरे को 15 लाख, जिस साल में 15 लाख मिले थे उस साल तो तूने बताया नहीं कि जी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। आज अगर 13 लाख मिल रहे हैं तो आज बोलने के लिए आ गया। मुझे बताओ, हम एम्प्लॉय को चुप कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? एम्प्लॉय चुप हो जाएगा, वो बोलेगा बात तो सही है कि भाई जो हिसाब, भाई मैं सैलरी बढ़वाने आया था इन्फ्लेशन को लेकर के, जैसे इन्फ्लेशन चेंज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग एक बार ज्यादा भी आए, अब कम आ रहे हैं तो मेरे को मैं बताने आ गया जो कि मेरे को आना नहीं चाहिए। एम्प्लॉयर ने पूछ लिया, कह दिया, इज इट गुड कि आज आप 13 लाख पे आ गए बोलने के लिए और 15 लाख पे नहीं आए थे? बताओ क्या जवाब देता है? कोई इसके पास जवाब नहीं है। बात तो बिकॉज सारी फैक्चुअल बातें चल रही है, बिल्कुल ऑन फैक्ट बातें चल रही है। यस और नो? अच्छा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने बच्चे लोगों ये सैलरी स्लिप बना के दे दी, पैसे तो उसमें भी उतने जाएंगे और पैसे तो इसमें भी इतने जाएंगे, और कल चल के मैं तुम्हें बोलने लगूं चलो आज से तुम्हारी सैलरी 10 लाख रुपए क्योंकि महंगाई तो खत्म हो गई, तुम मानोगे नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ दैट पॉसिबल कि एक बारी में 14 लाख पे काम कर रहा हो? इंसान की जिंदगी में इंसान प्रमोशन एक्सपेक्ट करता है, डिमोशन नहीं। समझ में आ रही है बात? तो दैट्स वाई बच्चों एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट, डियरनेस अलाउंस। बात समझ में आ रही है? अब मैंने इसका जवाब इसलिए भी दिया आपको, आधे बच्चे बोलेंगे भैया क्या फर्क पड़ रहा है, जाना तो पैसा कितना ही है, 14 लाख ही जाना है, चाहे ऊपर बोल के तो चाहे नीचे बोल के। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वाले खेल गए, क्योंकि जैसे ये अमाउंट क्या होगी, कम ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग देंगे, लेकिन अगर वो ये वाली सैलरी स्लिप बना के दे देंगे तो फिर फ्यूचर में कम नहीं कर सकते। तुम जो प्रमोशन मांगोगे ना, आगे वाला जो प्रमोशन मांगोगे 10 लाख पे नहीं मांगोगे, 14 लाख पे मांगोगे। समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन खिल जाता है। तो वो यही तो बोल रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट को और बिजनेस यूनिट को जो यूज में आती है, कौन? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो किस में यूज में आती है? डियरनेस अलाउंस की अमाउंट को सेट करने में, कि डियरनेस अलाउंस को हमें कितना सेट करना है, कितना देना है। तुम बोलोगे भैया बिजनेस यूनिट के बारे में बोलते हैं, बात करते हैं तो समझ में आता है, गवर्नमेंट क्यों? अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं देती, गवर्नमेंट भी तो जॉब क्रिएट करती है। गवर्नमेंट को नहीं जरूरत पड़ेगी क्या देने की, डियरनेस अलाउंस की, तो दैट्स व्हाई। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट को और बिजनेस यूनिट को दोनों को हेल्प करती है किसकी अमाउंट फाइंड आउट करने में? डियरनेस अलाउंस की अमाउंट को फाइंड आउट करने में। और ग्रांट ऑफ बोनस, या हमें कितना बोनस देना है टू द एम्प्लॉइज। किसको? एम्प्लॉइज को बोनस वगैरह कितना देना है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट देम, ताकि हम उन्हें क्या कर पाए, कंपनसेट कर पाए फॉर द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू प्राइस राइज। और इन जितने भी अंडरलाइन वर्ड है उनकी जगह अगर मैं क्या बोल दूं, इन्फ्लेशन बोल दूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। अरे क्या लिखा है कि हमें डीए की अमाउंट और बोनस की अमाउंट निकालने में हेल्प मिलेगी, ताकि हम एम्प्लॉय को क्या कर पाए, कॉम्पनसेट कर पाए फॉर द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू प्राइस राइज। कॉम्पनसेट कर पाए ताकि क्या, जो किसकी वजह से जो प्राइस बढ़े हैं, किसकी वजह से, किसकी वजह से बढ़े प्राइस? कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। बात समझ में आ रही है ना? पीछे वालों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? वापस से पढ़ो पूरा बुलेट। गवर्नमेंट को और बिजनेस यूनिट को डीए की अमाउंट फाइंड आउट करने में और बोनस की अमाउंट फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है प्राइस इंडेक्स से, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेट कर सके। किसके लिए? जो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, किसकी वजह से? प्राइस के बढ़ने की वजह से। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो नहीं है कि बस चीजें मैं समझा रहा हूँ और बस मुझे लग रहा है कि हाँ तुम्हें समझ में आ रही है और तुम्हारे सर के ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल। आगे, द सीपीआई इज यूज टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इन रुपीज। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ना क्या भी पता चलता है बच्चों? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ये भी पता चलता है कि जो आज 1 रुपए की कीमत है ना, वो कितनी है। अमन भैया ये क्या बोला आपने, आज 1 रुपए? पगला गए क्या आप?
आज 1 रुपए की कीमत कितनी है? बेटा मुझे ये बताओ, जो आज 1 रुपए की कीमत है और जो 1 साल पुराने 1 रुपए की जो कीमत थी, क्या वो सेम है? बढ़ी है कि घटी है? बढ़ गई है। 1 रुपए की कीमत घटी है। इन्फ्लेशन के बीच में और जो परचेजिंग पावर है या वैल्यू ऑफ मनी है, उनमें इनवर्स रिलेशन होता है। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उतनी ज्यादा मनी की वैल्यू क्या होएगी? कम होएगी। नमन भैया यार पता नहीं तुम क्या क्या बोलते हो, हमें तो कुछ समझ में आता। छोड़ो जान दो यार, चलो दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। आज एक बच्चा जिद करने लगा, पापा 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 कि मेरे को क्या चाहिए? मेरे को साइकिल चाहिए। क्या चाहिए? साइकिल। तो वो आज जो साइकिल थी वो 10,000 रुपए की थी। कितने की थी? 10,000 रुपए की। उसके पापा ने उसे ये कह के डाल दिया, चल पागल, अभी छोटा है, तेरे पैर पूरे नहीं आते साइकिल पे, चोट लगवा लेगा, है ना, सर्दी हो रही है, फिर दिलवाएंगे, गर्मी में दिलवाएंगे। गर्मी आई तो बोले, वो कह रहा है कि पापा अब तो सर्दी भी चली गई, अब गर्मी आ गई, अब दिलवा दो, है ना। तो अब वो वहां पे तो कुछ बोलने मिला नहीं पापा ने, तो बोला कि तेरे पैर नहीं आएंगे अभी, ठीक है ना। अब 6 महीने बाद जब वापस से सर्दी आई, ठीक है ना, तो बोलने लगा पापा अब तो देखो पैर भी आ गए। कह रहे वैसे तो सर्दी हो रही है, लेकिन इस बार वो फैल गया। बच्चा फैल गया, कह रहे नहीं अब मत बोलना कि सर्दी आ गई, ठीक है ना, चोट लगवा लेगा ऐसा वगैरह कुछ करके। तो कोई बात नहीं, पापा उसके तैयार हो गए उसको साइकिल दिलाने के लिए। जो साइकिल वो पिछली बार देख के आए थे, वो साइकिल इस बार 13,000 रुपए की आ रही है। कितने की आ रही है? 13,000 रुपए की आ रही है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ बच्चों, वो जो साइकिल है, अगर तुम 10,000 रुपए में खरीदना चाहो, हालांकि बिल्कुल थोड़ा ऑकवर्ड सा एग्जाम्पल है, तुम बोलोगे ना मन भैया क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे को समझाने के लिए थोड़ा ठीक एग्जाम, मतलब ठीक रहेगा वो। बाकी अगर मैं साइकिल की जगह किसी और गुड को ले लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पापा के पास या वो बंदे के पास जो दिलाना चाहता है साइकिल, उसके पास तो 10,000 रुपए है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज 10,000 जो साइकिल 10,000 रुपए की पिछली बार पूरी साइकिल आ रही थी, क्या अभी 10,000 रुपए की वो पूरी साइकिल आ जाएगी? नहीं आएगी ना। दुकान वाला क्या बोलेगा, भाई साहब एक काम करेंगे, हम इसका अगला पहिया निकाल लेंगे। बोलो ना। तो मनी की वैल्यू ज्यादा हुई है क्या कम हुई है? आज का 1 रुपया 1 साल बाद के 1 रुपए के बराबर नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी गॉट डिक्रीज्ड। यस और नो? बात समझ में आ रही है ना। तो ये वही तो बोल रहा है कि सीपीआई से हम ये पता लगा सकते हैं, और जो मैं नीचे करके दिखाऊंगा वो यही है। अभी सीपीआई से हम ये पता लगा सकते हैं कि मनी की परचेजिंग पावर कितनी है। मतलब जो 1 रुपया या जो 10,000 रुपए पिछले साल एक साइकिल खरीद के दे रहे थे, क्या वो ही 10,000 रुपए आज पूरी साइकिल खरीद करके दे सकते हैं? या ये तो चलो खैर वो है, मतलब ब्रेक नहीं हो सकती साइकिल, अपनी यूटिलिटी खोए हुए, लेकिन ऐसा कोई मान ले चीनी खरीद रहे हैं हम, शुगर खरीद रहे हैं, तो उस टाइम पे लेट सपोज 1,000 kg शुगर आ रही थी 10,000 रुपए की, ठीक है ना। क्या आज 1,000 kg आ जाएगी पूरा? नहीं आएगी, बिकॉज मार्केट में रेट बढ़े हैं। तो अगर आपको परचेजिंग पावर निकालनी है, परचेजिंग पावर कि जो आज मेरे पास अमाउंट है उससे एक्चुअल में, मतलब रियली में मैं कितना परचेज कर सकता हूं, जो पिछले साल में पूरी साइकिल परचेज कर पा रहा था, तो आज मैं वो पूरी परचेज कर भी पाऊंगा या नहीं भी कर पाऊंगा। तो वो पता लगाने में हेल्प मिलती है। किसकी हेल्प से? सीपीआई की हेल्प से, या सिंपल इंडेक्स नंबर की हेल्प से। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये है क्या चीज। ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको, और ये चीज बच्चों मेरे टीचर ने मेरे को बताई थी, और पता नहीं मैं इसको कितनी जगह यूज करता हूँ इस फॉर्मूले को, बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, है ना, कि आप इसको रटना मत। ये आपको 12th में भी, है ना, जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि ऐसा कुछ तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन कोई वो फॉर्मूला नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझोगे तो 12th के आपके इकोनॉमिक्स के, इवन बिजनेस स्टडीज के कई सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर देगा, और ये लाइफ लॉन्ग काम में आएगा आपको, ठीक है ना। चलो सिंपल सा यही एग्जांपल कैरी ऑन करता हूं कि जो साइकिल पिछले साल कितने की आ रही थी? 10,000 की। लेट सपोज वो इस बार कितने की आ रही है? 15,000 की आ रही है। कितने की आ रही है? 15,000 की आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने परसेंट साइकिल के रेट बढ़ गए?
वेरी गुड, बोलो ना कितना परसेंट? 50%। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोला आपने? 50%। क्या बोला? वंस अगेन क्या बोला? जो साइकिल पिछले साल, बोलो ना, 10,000 की आ रही थी, वो अभी कितने की आ रही है? तो आपने क्या बोला कि कितना परसेंट इसके साइकिल के रेट बढ़ गए? 50%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15,000 रुपए, 15,000 रुपए अपने आप में 150% है? नहीं समझ में आई बात? नहीं समझते? चलो वापस से बताता हूं। पहले प्राइस इंडेक्स कितनी रही होगी? 100 रही होगी। कितनी रही होगी? जब मैं आपको ये सब ऐसा बोलता हूं कि इंडेक्स नंबर 100 से 150 हो गई, तो उसका मतलब क्या समझते हो आप? कि महंगाई 50% से बढ़ गई। कितने परसेंट से बढ़ गई? तो ये जो बाइसिकल है अभी, इसको भी तो रिलेट करो आप। जो 15,000 रुपए की बाइसिकल है, जो कितने की बाइसिकल है? 15,000 की बाइसिकल है, तो वो आज अपने आप में जो 15,000 है, ये 15,000 अपने आप में 150% है या नहीं है? नहीं समझ में आती है? और तीसरा चौथा तरीका लगाता हूं। 15,000 रुपए अपने आप में 150 है, तो 100 कितना होगा? निकाल के बताओ मेरे को। हाँ जी, 15,000 अपने आप में कितना है? 150 है, तो 100 कंप्लीट नंबर कितना होगा? नहीं समझ में आई आपको बात? देखो ना, 10 से 10 कैंसिल, और ये 1, ये 100 आ गया। शेष और नो, और 100 की 100 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 10,000। यानी कि तुमने क्या निकाला? ये तुमने ये निकाला कि 150 का मतलब क्या है? कि महंगाई कितने परसेंट से हुई है? 50% से हुई है। तो वो जो 15,000 है, वो कंप्लीट 100% है क्या? मुझे ये बताओ। नहीं ना, वो 100% नहीं है ना। वो आज की टर्म्स, मतलब अगर पिछले साल से कंपेयर करे, तो आज की टर्म्स में वो 100 है कि 150 है? 150 है। तो कंप्लीट 100 कितना होगा? यानी कि उस साइकिल के रेट पिछले साल कितने होंगे? वंस अगेन वापस से बोलता हूं कि 15,000 अपने आप में कितना है? 100 है कि 150 है? 150 है। तो सिंपल, 100 कितना होगा? 100 बोले तो कंप्लीट नंबर कितना होगा? यानी कि उस बाइसाइकिल के पिछले साल क्या प्राइस रहे होंगे? तो वो है 10,000। कितना है? 10,000। बात समझ में आती है? और इसका मतलब तुम यही तो देख लो, यहाँ पे देखो तुम, 150 का मतलब क्या है? कि महंगाई कितने परसेंट से बढ़ी है, और पिछले साल बाइसिकल का रेट कितना था, जो हमने अभी निकाला है। इसको क्रॉस वेरीफाई करो आप, बैक गियर डाल के इसको टैली करो कि वाकई में ये आता है कि नहीं आता है। हमने निकाला कि पिछले साल बाइसिकल का रेट कितना था? 10,000, है ना, और इस साल कितना है? 15,000। तो चलो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये वाकई में महंगाई 50% से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। 10,000 का 50% निकालो, 5,000 ऐड करो उसमें, तो आ गया ना वापस से 15,000। नहीं समझ में आई? और इसी को बच्चों अगर मैं ये बोल दूं कि 15,000 अपने आप में 150% है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि 15,000, ध्यान से सुनो, 15,000 अपने आप में जो 150% है, सारे बच्चों को पता है कि परसेंट के सिग्नेचर को, साइन को हटाने के लिए अपने को क्या करना होगा? 100 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। से यस और नो? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो न्यूमरेटर है, और ये क्या है? डेनोमिनेटर है। अगर मैं न्यूमरेटर में इसे सॉल्व करके बता रहा हूं कि वो नीचे वाला जो मैंने लिखा था ना, उसको कैसे लेके आते हैं। अगर मैं 15,000 को डिवाइड बाय 1 कर दूं, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज न्यूमरेटर को अगर हम 1 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो वो क्या ही रहेगा? 1 रहेगा कि न्यूमरेटर रहेगा? न्यूमरेटर रहेगा। क्या रहेगा? और सारे बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है। जो एक्सट्रीम्स है उनकी एक्सट्रीम में मल्टीप्लाई, जो मीन्स है, मतलब ऐसे मैथ्स वाले सर आपके बोलते होंगे बाहर वालों की बाहर वालों के साथ, अंदर वालों की अंदर वालों के साथ, है ना। उसको थोड़ा, क्योंकि मैं अंग्रेज हूं ना, इसलिए मैंने इसलिए बोल दिया कि एक्सट्रीम की एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई, और मीन्स जो अंदर वाले तो उन्हें बोलते हैं मीन्स, मीन्स की मीन्स में मल्टीप्लाई। तो बताना क्या किया मैंने ये तो किया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 150, और ये तो नीचे किया था मैंने यहाँ पे। और इसको पढ़ना सीखो, तो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पता ना, ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। जो बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ते हैं,
अभी आप 12th में पार्टनरशिप पढ़ोगे तो वहां पे भी ये इक्वेशन अगर आप समझते हो, बच्चे रटते हैं पता नहीं, है ना, या बचपन में जो सीपीएसपी वाले क्वेश्चन किए होंगे ना तुमने, ये जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये उससे वो सॉल्व होता है। चलो थोड़ा बताऊंगा उसके बारे में भी अभी। आप मेरी ऐसे देख रहे हो मेरे पास कि यार कुछ तो आंखों में आपकी है कि यार बता दो ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं। फिलहाल अग्रिमा मुझे पढ़ के बताओ, ये फ्रैक्शन ये क्या समझाया मैंने अभी तक आपको? ये जो 15,000 की जो आज बाइसिकल के जो एमआरपी है, रेट है, वो वो अपने आप में कितना है? 100 तो नहीं है ना वो। मैं क्यों तुम बोलोगे भैया आज तो 100, अरे आज तो 100 है बेटा, पिछले साल के कंपेयर में वो कितना है? 150 है। कितना है? 150 है। बात समझ में आ रही है आपको? तो 100 कितना रहा होगा, यानी कि पिछले साल उसके रेट कितने रहे होंगे? 15,000 अपने आप में कितना है? 150 है, तो 100 कंप्लीट कितना होगा? नहीं आती बात समझ में? ठीक है ना, तो कितना होगा? 10,000। हाँ जी। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 15,000 अपने आप में 150% है, तो वो भी यही निकल के आएगा ना, ऊपर वाला फ्रैक्शन। अच्छा, अगर मैं ये बोलता हूं कि 15,000 अपने आप में 200% है, कितना परसेंट है? 200% है, तो ये बताओ बाइसिकल के पिछले साल रेट कितने थे? बोलो ना, वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो ना, 7,500। बेटा इतना टेंशन काहे का लेने का? आपको क्या करना है, नहीं आ रहा तो समझ में सॉल्व कर लो ना। 15,000 अपने आप में कितना है? 200% है, तो वो क्या होगा, जो हम डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि वो नीचे में है तो वो मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 100, और ये 2, और ये 7500। और 200 तुम वैसे भी देख सकते हो यार, महंगाई कितनी, मतलब अपने आप में जो 15,000 की चीज है वो 200% यानी कि 2 टाइम्स है, तो देख लो ना, आधा कितना होगा उसका? 60। जो साइकिल पिछले साल, बोलो ना, 7,500 की थी, वो अब कितने की हो गई? 15,000 की, बिकॉज जो नीचे जो नंबर है वो कितना हो गया? 200। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, ये नंबर क्या है बच्चों? ये नंबर क्या है? ये नंबर ही तो क्या है? सीपीआई है। क्या है? सीपीआई। बात समझ में आती है आपको? एक बार देखना इधर आकर के, अगर तुम्हें परचेजिंग पावर निकालनी है, क्या निकालनी है? 1 रुपए की परचेजिंग पावर निकालनी है। किसकी परचेजिंग पावर? 1 रुपए की। तो 1 रुपया अपने आप में मान लिया कितना है? 150% है। ठीक है ना, अगर हम 150 लेते हैं सीपीआई को, तो वो 100 कितना रहेगा, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो वही तो किया हमने, 1 अपॉन सीपीआई इंटू 100 ना। मन भैया उधर तो तुम वो भी ले रहे थे, एक 15,000 की अमाउंट भी ले रहे थे, तो बेटा ठीक है ना, ये मैं 1 रुपए पे निकाल रहा हूँ। परचेजिंग पावर किसकी निकाल रहा हूं? 1 रुपए की। आप उसे एक की जगह जो भी है, सारे बच्चे बचपन में करते थे, या तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या 1 की जगह सीधा क्या लिख दो, 15,000, तो भी तो एक ही बात है। हाँ बोलो ना, अबे क्या हुआ? बोलो, बात समझ में आती है क्या? तो बताओ, ये जो परचेजिंग पावर निकालने का है, ये फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है? बात समझ में आती है? अच्छा, इसको बच्चों फाइनेंस में क्या बोलते हैं? इसको डिस्काउंटिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग करना बोलते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि महंगाई 10% से बढ़ गई, चलो सॉल्व करने बोलता हूं मैं। 1 रुपया है, 1 रुपया, पिछले साल का 1 रुपया, और जो अब का 1 रुपया है, पहले तो ये बताओ उसकी वैल्यू इक्वल होगी या इक्वल नहीं होगी? इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होगी का मतलब अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो कम होएगी, दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, कि कम होएगी या ज्यादा होएगी? कम होएगी। 1 रुपए की वैल्यू कम हुई है, गिरी है, क्योंकि महंगाई कितने परसेंट से बढ़ गई? 10% से। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो पिछले साल का 1 रुपया था उसकी आज वैल्यू कितनी है, तो आप मुझे निकाल के दे सकते हो। महंगाई कितना परसेंट हुई है? 10%, यानी कि सीपीआई का नंबर कितना है? 110। वेरी गुड। तो सीपीआई का नंबर अगर 110 है, तो आप मेरे को ये निकाल के बताओ, 1 रुपए की कीमत जो पिछले साल का 1 रुपया था, वो उसकी आज कीमत कितनी है? 1 रुपया 10 पैसे? बेटा तुमने तो वैल्यू बढ़ा दी।
0.9। अगर 3 डेसिमल तक निकालोगे तो स्पेसिफिक पता चल जाएगा आपको। 90 मतलब वो 90 और 91 पैसे के वो आएगा 909 आएगा आई थिंक। 909 0.909 का मतलब क्या है? समथिंग अराउंड, अगर हम आप उसे राउंड ऑफ कर दोगे तो 91 पैसे, यानी कि जो पिछले साल 1 रुपया था और अगर महंगाई कितने परसेंट से हो गई, 10% से हो गई, तो उस 1 रुपए की कीमत आज 91 पैसे है। कितने पैसे? और कर लो 91 पैसे पे आप क्या करो, 10% ऐड करो। जिस इसे हमने डिस्काउंट ही तो करा, खींचा ना, पीछे खींचा ना, तो जो डिस्काउंट करा अब उसे वापस से ऐड बैक करोगे तो वही मिल जाएगा आपको 1 रुपया। नहीं समझ में आ रही बात? तो बस यही तो है। हाँ जी। खैर, जो मैं एक चीज और सिखाने बोल रहा था आपको, वो अलग से सिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैशअप बन जाएगा। ठीक है ना? इसी के साथ में बच्चों को एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, वो बाद में सिखाऊंगा अभी। मुझे बताओ, जितना मैंने बोला इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? परचेजिंग पावर कैसे निकालेंगे हम? 1/CPI इंटू 100। और तुम बोलोगे भैया 100 क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं बोलते कि ये 100 क्या है तो मत करो ना। बस मेरी इतनी बात याद रखो कि ये अपने आप में इतना परसेंट है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक मैं ना मुजफ्फरनगर पढ़ता था और हमारे एक टीचर थे सचिन भैया, उन्होंने ये मेरे को चीज सिखाई थी और ये बहुत काम में आती है बच्चों। ये सचिन भैया, मतलब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही ये हमारे टीचर कम भैया ज्यादा थे। ठीक है ना? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अभी आजकल तो ये दिल्ली में काफी अच्छी फॉर्म में है। तो इन्होंने ये चीज सिखाई थी और ये मेरे को इतना माइंड में स्ट्राइक करी, और मैं इतना अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ बिकॉज ये जो चीज है ना बच्चों, ये इतने सारे कॉन्सेप्ट कवर करती है। आपके 12th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को जो भारी भारी कॉन्सेप्ट लगते हैं ना, जो 6-6 नंबर के कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जामिनेशन में, ये अगर ये चीज समझा तुमने कि ये अपने आप में इतना परसेंट है तो कंप्लीट कितना होगा, या ऐसा बोल सकते हो कि ये अपने आप में इतना है तो 100 कितना होगा। और इससे तुम ये भी निकाल सकते हो, अभी एक क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कराएंगे तुम्हें, वो क्वेश्चन में बच्चे फैल जाते हैं, लेकिन जो तुमने अभी सीखा है अगर उसको यूज करके अगर तुम वो निकालोगे, वेज नेगोशिएशन का जो मैं बता रहा था आपको, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर कोई आपको ये बोले कि ये जैसे लेट सपोज 15,000 अपने आप में कितना है, 150 है ना, तो इसका 120 कितना होगा, तो 100 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो, 120 से। वो बोले इसका 50 निकालो कि 50 कितना होगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। वैसा। आई होप आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो नया सीखने मिला होगा। बात समझ में आती कि नहीं आती है? चलो देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, द परचेजिंग पावर ऑफ द रूपी, द परचेजिंग पावर ऑफ द रूपी इज द वैल्यू ऑफ अ रूपी इन अ गिवन ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। इतनी देर से मैं इतनी तो इसमें तो झक मार रहा हूँ ये समझाने के लिए आपको कि जो परचेजिंग पावर होती है 1 रुपए की, 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो कृष्णा बाबू? हाँ जी। द परचेजिंग पावर ऑफ द रूपी इज द वैल्यू ऑफ अ रूपी। जो परचेजिंग पावर होती है रुपए की, वो होती है इज द वैल्यू ऑफ अ रूपी की, 1 रुपए की कीमत कितनी है। अरे जो तुमने अभी निकाला ना 0.909, वही तो अगर पिछले साल से कंपेयर करें और 10% से महंगाई आई हो तो वो 1 रुपए की कीमत आज की टर्म्स में कितनी है। और अगर मैं ये बोलूं कि वो जो जिस रुपए की कीमत आज 0.909 तुमने निकाली है, तो उसकी अगले साल तुम निकालोगे, मतलब अगले साल अगर वही 10% से महंगाई हुई तो उस 1 रुपए की कीमत 1 साल बाद और कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करके देखना एक बार, और डिस्काउंटिंग कर दो उसे। 0.909 को डिस्काउंट कर दो किससे? हाँ, वो 10% कितना रहेगा, 1.1 आएगा ना, वो कितना आएगा 1.1, उससे कर दोगे तो 0.821 आएगा। कितना आएगा? यानी कि 82 पैसे समथिंग, है ना। एक बार और डिस्काउंटिंग करोगे उसकी अगले साल के लिए तो 0.751 आ जाएगा, 75 पैसे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? तो तुम देख रहे होंगे कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे 1 रुपए की कीमत घटती जा रही है। तभी तो जो साइकिल 10,000 की आ रही थी वो अब 10,000 की नहीं आ रही है, वो ज्यादा की आ रही है। अब तुम बोलोगे ना मन भैया यार तुम्हारे ही समझ में, कभी बोल रहे 1 रुपए की कीमत घट रही है, कभी कह रहे 1 रुपए की कीमत बढ़ रही है। बेटा मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, गलत मत समझना। वो प्राइस इसलिए तो बढ़ रहे हैं क्योंकि रुपए की कीमत घट रही है, और अगर रुपए की कीमत बढ़ रही होती
तो वो प्राइस जो साइकिल के वो जो 10,000 थे पहले, वो 15 ना होते, इवन 10 से क्या हो जाते, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। समझ में आ रही ना बात आपको? हाँ तो बोलो। और तुम्हें अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो मैं साइंस की लैंग्वेज में भी आपको समझा सकता हूँ। सारे बच्चों को पता है कि ये परचेजिंग पावर को, पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, परचेजिंग पावर को पीपी बोलो तो चलेगा, है ना, एक्रोनियम में, ठीक है ना। और नीचे वाले को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सीपीआई बोलो तो चलेगा, ना भी मत बोलना उसके लिए तो तुम, ठीक है ना, वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है ना। अच्छा, उसमें पीपी में और सीपीआई में डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? बोलो ना। वो इनवर्सली रिलेटेड है या डायरेक्टली रिलेटेड है? अरे फिजिक्स वाले बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं भाई इक्वेशन को। वो 1 अपॉन में है, किसमें है? अगर वो ऊपर सीपीआई ऊपर होती तो कैसा रिलेशन होता, डायरेक्ट होता, लेकिन वो 1 अपॉन में है तो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, सीपीआई अगर बढ़ेगी तो पीपी घटेगी, और सीपीआई अगर घटेगी तो पीपी बढ़ेगी। बात समझ में आती है? इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है समझाने के लिए, आप तो बस जान ही दे सकता हूं मैं। हाँ जी, वापस से पढ़ू क्या, या तुम पढ़ोगे पहले वाला बुलेट, जस्ट ये पढ़ो। परचेजिंग पावर क्या होती है? 1 रुपए की कीमत होती है जो आप किसी पर्टिकुलर साल में निकाल रहे हो, किसके कंपैरिजन में, बेस ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द रुपीज, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, पीपी इज इक्वल टू 1/CPI इंटू 100। और वो कुछ नहीं है, बस ये है कि ये अमाउंट अपने आप में इतनी है तो 100 कितनी होगी। या बस आप इसे ऐसे भी मत बोलो कि ये अपने आप में ये अपने आप में इतनी है तो 100 कितनी होगी, सीधा इसे ऐसे ही बोल सकते हो, ये अपने आप में इतना परसेंट है, 150% है, 200% है, 300% है ना, तो वो कितनी होगी। थोड़ा सा, चलो यार मेरा मन नहीं मान रहा है आपको, मतलब वैसे तो अलग से समझाने वाला हूँ मैं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा यहाँ पे बच्चे थोड़ा, देखो क्या है ना कि टीचर का जो भी इंटरेस्ट होता है ना वो सामने वाले बच्चे पे डिपेंड होता है, उसकी आंखों में चमक दिख रही है बच्चे की कि हाँ यार हम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो सामने वाले का मोटिवेशन रहता है, वो बताता है, तो मेरा छोड़ना जान दे पता नहीं क्या है, तो फिर नहीं बताना चाहिए। तुम्हारी आंखों में चमक दिख रही है, कुछ बच्चों की आंखों में, तो सुनो अभी। लेट सपोज बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर तुमने बहुत अच्छे से समझा होगा तो तुम समझ जाओगे कॉन्सेप्ट। तुम्हारी मम्मी एक कोई तो प्रोडक्ट लेके आई मार्केट से, बात समझ में, वो लेके आई 350 रुपए का। कितने का लेके आई? 350 रुपए का। या ऐसे समझ लो 360 रुपए ले लेते हैं तुम्हारे को, क्योंकि पहले पॉइंटों में नहीं खिलाता हूँ तुम्हें, क्योंकि पॉइंटों में कैलकुलेशन आई तुम फैल जाओगे थोड़ा। 360 रुपए का लेके आई, कितने रुपए का लेके आई? 360 रुपए का। और तुम्हारी मम्मी ये बोल रही, मतलब 360 रुपए पे करके आई है, ध्यान से सुनना। और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे को आके ऐसा बता रही है कि वो कुछ तो, वो जो सेलर भैया, भाई साहब थे ना, सेलर भैया थे, वो ऐसा बोल रहे थे कि भाभी हमने आपको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट दिया है। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 20%। अब तुमने बोला मम्मी उनसे ये तो पूछती इसका रेट क्या है, तुम्हारी मम्मी बोल रही है वो नहीं पूछा मैंने, वो तो मैं भूल गई पूछना, बस वो जल्दी जल्दी में थी, बस, लेकिन हाँ मेरे को इतना याद है, वो कह रहे कि भाभी जी ये आपको कितने दिन है, कि मेरे को वो याद है कि हमने 360 दिए, और बस ये तो बोल रहे थे कि भाभी जी हमने ये जो रेट बताया ना आपको, वो 20% डिस्काउंट करके बताए हैं। मुझे बताओ, अगर आप नमन भैया के स्टूडेंट हो तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि उसका एमआरपी कितना था? कैसे पता लगाओगे? बस वो स्टेटमेंट बोल दो, वो स्टेटमेंट आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। 360, ध्यान से सुनना, तीन बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, 360 रुपए अपने आप में, वेरी गुड बोलो, वेरी गुड, बोलो पूरा बोलो जल्दी से ताकि सब बच्चों को सुनाई दे। 360 अपने आप में 80% है, तो 100% ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों कृष्णा? बिजनेस में भी बहुत काम में आएगा ये। 360 रुपए अपने आप में 80% है, और ऐसा नहीं बोलना चाहते हो तो ऐसा बोलो, 360 रुपए अपने आप में 80 है, डिवाइड बाय 80, तो 100 कितना होंगे करके देख लो, और क्रॉस क्रॉस चेक भी कर लेना उसको। बोलो, आप क्या बोलोगे मम्मी को, मम्मी एमआरपी कितना रहने वाला है? वेरी गुड, कितना? 450। और करके देख लो, इधर बिजनेसमैन भी बैठे बहुत सारे।
450 में से डिस्काउंट करो, 20% का डिस्काउंट लगाओ 450 पे, तो बराबर से कितनी अमाउंट बनती है? हाँ जी, 450 आया ना, तो 450 को 20% घटाना, 90 रुपए घट गए। कितने बने? 450 में घटा के 90, 360। रोज टैली हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। एक और सवाल पूछूं क्या आपको? ये बचपन में, अगर बच्चे पढ़े तो बचपन में सीख जाते हैं ये चीजें, खैर उतने मैच्योर बच्चे होते नहीं है। एक सेलर आपको ये बोल रहा है कि मैंने जो आपको प्रोडक्ट 500 रुपए का बेचा है, कितने का बेचा है? 500 का। और जी, मैं जो ये अमाउंट जो बेच रहा हूं, उस पे उस पे मैं आपसे 20% कमा रहा हूं। कितना कमा रहा हूं? 20% कमा रहा हूं। बात समझ में आ रही है आपको? तो मुझे ये नहीं पता चल रहा जी, मैं कितने रुपए का खरीद के लेके आया था इसे। मुझे ये बता दो कि मैंने कितने का खरीदा होगा। हाँ जी, बोलो ना, कितने का? हाँ, 500 अपने आप में कितना है? बोलो ना। 120 है, तो उसका 100 निकालने का है। निकाल दोगे? कैलकुलेट करके दिखाओ। 416 पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे भाई साहब भी कुछ कह रहे थे। अब तुम्हारे माइंड में एक प्रॉब्लम चल रही होगी। चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी? नहीं चल रही सक्षम, तेरे माइंड में नहीं चल रही एक प्रॉब्लम? क्योंकि तूने 400 बोला था। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये मैंने जानबूझ के चीज बोली। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की। एक मिस्टेक ये की, मैंने बोला कि हम किस पे कमाएंगे? किस पे कमाएंगे? 500 पे। तो तुम्हें इसे ऐसे सॉल्व नहीं करना था। जब हम किस पे कमाएंगे? 500 पे कमाएंगे, तो तेरे तो सीधा सीधा निकलने जाने वाला था। कैसे कि 500 पे कितना कमा रहे हैं? 20%। 500 पे कितना कमा रहे हैं? 20%। तो कितना कमाए हैं? 100। तो बाकी कॉस्ट प्राइस कितना? 400। तो तुम बोलोगे भैया फिर ये चक्कर कहाँ पे फंस गया? बच्चों, यहां से एक नई प्रॉब्लम अराइज होती है। यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट बनाया, वो सेलिंग प्राइस पे बनाया। किस पे बनाया? सेलिंग प्राइस पे। बात समझ में आ रही है? तो सक्षम ने जो शुरू में आंसर बताया था, वो सही था, 400। बिकॉज मैंने बोला क्या था कि हमें जो प्रॉफिट कमाना है वो सेलिंग पे कमाना है। लेकिन जो आपने निकाला है, वो प्रॉफिट निकाला है किस पे? कॉस्ट पे। किस पे निकाला है? तो तुम ये थिन लाइन डिफरेंस समझ पा रहे हो? तुमने 400 कितना निकाला है? बोलो ना, 416 निकाला है। 416 का 20% ऐड कर लो। 416 पे करना लेकिन 20% ऐड, तो कितना आएगा? 500 आएगा। पॉइंट में तो छोड़ देना, वो राउंड ऑफ का फर्क आएगा, तो 500 आएगा। तुमने, तो ये अभी तुम समझो, यहाँ पे मैंने आपको एक नई प्रॉब्लम दी कि जो 500 है ना, वो अपने आप में कितना है? 120% जो तुमने निकाला, तो उससे किसका निकलेगा? जो प्रॉफिट निकलेगा वो कॉस्ट पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? कॉस्ट पे। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन मैंने प्रॉफिट बोला था किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो उसकी सीधी कैलकुलेशन थी। ये दोनों चीज समझ में आ रही है आपको? अरे नहीं समझता तो एक और बताता हूँ भी यार। बच्चों, मैं 1 रुपया कमाता हूं। मैं 1 रुपया कमाता हूं, ध्यान से सुनना। 1 रुपया कमाता हूं 4 रुपए पे। अगर मैं 4 रुपए की सेल्स करता हूं, बात समझ में आ रही है, तो कितने रुपए कमाता हूं? 1 रुपया। बात समझ में आ रही? इसका मतलब कितना है? 25%। मैं सेल्स का कितना परसेंट कमाता हूं? अरे 1/4 कितना होता है? 0.25। उसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 25%। कर भी लो, 4 रुपए का 25% कितना होता है? 1 रुपया होता है। तो मैं सेल्स पे 25% बना रहा हूं। जो 1 रुपया मैं 4 रुपए पे कमा रहा हूं, यानी कि जो प्रॉफिट सेल्स का 25% है,
वो कॉस्ट का 25% नहीं है। कॉस्ट कितनी होगी इस प्रोडक्ट की? 3 रुपए। तो वही अगर 1 रुपया मैं किस पे कमाऊं? 3 रुपए पे कमाऊं, तो ये आएगा बच्चों 33.33%। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो सेल्स का जो 25% है वो कॉस्ट का, ये तो कॉस्ट है ना 3 रुपए, तो तुमने कॉस्ट कैसे निकाली? सेल्स में तो प्रॉफिट घटा दो तो कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट का कितना है? 33.33%। आज आपको ये मैंने एक जाते जाते आपको कॉस्ट और वो जो आपने जो मिस्टेक की है वो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में मतलब कैसे परसेंटेज का फर्क पड़ता है, तो हल्की सी वो चीज सिखाई है। थोड़ा दिमाग जाके घर पे लगाना, ठीक है ना? कि जो चीज कॉस्ट की 1/3 है, ठीक है ना, वो सेलिंग की कितनी है? 1/4 है। समझ में आ रही है ना? इस पे अगर आपके डाउट रहेंगे तो कल को डाउट लेंगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको अकाउंट्स में भी काफी हेल्प है। नहीं आया समझ में? अच्छे से नहीं आया तो सुनो ना यार, अभी 5-10 मिनट का समय है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सुनो, हमने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 4 रुपए की हम क्या करते हैं? सेल्स करते हैं, ठीक है ना? तो हमने सेल्स का कितना परसेंट कमाया? सेल्स का 4 रुपए पे कितना कमाया हमने? 1 रुपया। कितना परसेंट हुआ वो? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो ना, तो कितना आया? 25%। अरे कैसे निकाला? इंटू 100 करने का ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 25 आ गया। हाँ बोलो। जो तुमने सेल्स का 25% कमाया, क्या वो कॉस्ट का भी 25% होगा? कॉस्ट का भी वो 25% होगा, हाँ या ना? नहीं होगा। इस जो चीज मैं 4 रुपए की बेच रहा हूं और उस पे मैं ये कह रहा हूं कि 1 रुपया कमा रहा हूं मैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? अग्रिमा कितनी रही होगी? 3। तो अगर मैं ये निकालूं कि जो आप जीपी रेशियो निकाल रहे हो, प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो, वो आप सेल्स पे ना निकाल करके किस पे निकालो? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितनी है इस प्रोडक्ट की? 3 रुपए। और कमाना कितना ही है मुझे? 1 रुपया। तो अगर वही 1 रुपया अगर मैं कॉस्ट का निकालूं कि कॉस्ट का कितना परसेंट बनता है, तो कॉस्ट का बनता है 33.33%। अब आई बात समझ में? अरे उसकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ देख के बताओ कि तुम्हें समझ में आई कि नहीं है। कैसे आया समझ में? देखो कॉस्ट कितनी है, जब मैं 4 रुपए पे निकालता हूं 1 रुपए की परसेंटेज, तो वो आती है 25%। लेकिन जब मैं 3 रुपए पे वही 1 रुपया कमाता हूं, 3 रुपए क्या है? कॉस्ट है, तो वो कितना आती है? 33.33% का मतलब क्या है? 1/3। 3 रुपए का 1/3 करना कितना आता है? बोलो ना, 3 रुपए का 1/3 करना तो बेटा 1 रुपया आएगा ना, तो वो 1 रुपए तो प्रॉफिट बना रहा हूं मैं। नहीं समझ में आई अभी बात? कुछ तो कंफ्यूजन है। चलो एक काम करना, आज इसके सोचना इसे थोड़ा सा, ये है क्या चीज, एग्जाम्पल के तौर पे सोचना। मतलब अगर मैं अभी इसमें, क्लास का टाइम हो रहा है हमारा, अदरवाइज तो मैं यहीं पे 2-4 एग्जाम्पल लेकर के तुम्हें अभी समझा देता। एग्जाम्पल लेना 100 रुपए पे, तो तुम्हें ज्यादा बातें समझ में आएगी। या एक एग्जाम्पल अगर सुनना चाहते हो तो हिंट के तौर पे अभी सुन के जाओ, ताकि आपके घर पे आपको हेल्प मिल जाए। कि एक सेलर है, वो कह रहा है कि मैं 80 रुपए का सामान लेके आता हूँ। कितने रुपए का सामान लेके आता हूँ? और मैं 80 रुपए पे 20% मतलब कॉस्ट पे, मेरा उसूल है कि मैं कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट बनाऊंगा। तो बताओ उसे कितने का बेचना चाहिए? बोलो कितने का बेचना चाहिए? 96 का बेचना, तो का बेचना चाहिए? अरे बेटा 96 का बेचना चाहिए। कितने का बेचना चाहिए? कॉस्ट पे बोल रहे, कॉस्ट पे। कॉस्ट कितने की है? 80 की। तो 80 पे उसका उसूल क्या बोलता है कि 80 पे कितना परसेंट कमाने का? 20%। तो 80 का 20% कितना बनता है? 16। कितना? 16। तो कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो वो कितना आएगा? 96। हाँ बोलो ना। अब इसे इसको रिवर्स करो, 96 अपने आप में कितना परसेंट है? 120% है, तो वापस से कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यस और नो? लेकिन ये चीज अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हें जो प्रॉफिट बनाना है, जो क्या बनाना है? प्रॉफिट बनाना है, वो सेलिंग पे बनाना है। कितने पे बनाना है? तो 96 पे अगर तुम कितना निकालोगे? 80 पे नहीं निकाल के 96 पे निकालोगे अगर तुम 20%, तो वो अमाउंट 16 नहीं आएगी, वो 16 से
ज्यादा आएगी। इसका मतलब जब वो अमाउंट ज्यादा आ रही है तो परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि कॉस्ट पे कमाया गया प्रॉफिट ज्यादा आता है परसेंटेज में सेलिंग, क्योंकि सेलिंग में बेस बढ़ गया ना, बेस बढ़ गया, बेस 80 नहीं है 96 है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूं जो सेल्स का 25% है वो कॉस्ट का 33.33% है। और थोड़ा घर से होमवर्क करना, रिसर्च करना, कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के लिए मैंने आपको बस इतना ही बताया, बहुत कम बताया लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा बताया। ठीक है ना, ज्यादा नहीं पढ़ा हमने, केवल इतना पढ़ा, मुश्किल से आधा पेज भी नहीं हुआ, ये पढ़ाया बताओ मैंने आज। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, ये आज का डिस्कशन वर्थ इट है। और आप एक बार घर पे जाकर के वापस से इसके बारे में रिसर्च करो, देन क्या करते हैं फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अरे यार